हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन पे में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ज़बरदस्त होंगे, एक नंबर फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूं आज की इस वीडियो की। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन टॉप 45 प्रश्नों के अंतर्गत दोस्तों आज का ये जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको रूबरू करा दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा। शुरुआत में आपके कम से कम 30 प्रश्न तक आपके जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन से और हिस्ट्री से प्रश्न आज के इस वीडियो में है। और लास्ट का जो हमारा पोर्शन रहेगा उसमें कुछ जीएस से संबंधित जो आपका जनरल साइंस का पोर्शन है वो भी हमने आज की इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो को पूरा देखना है, इसलिए बार बार कह रहा हूं आपसे, क्योंकि देखिए लास्ट में साइंस के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूं इस वीडियो में, कोशिश आप करेंगे कि नोट कर लीजिएगा। नहीं तो सबसे बढ़िया आपके लिए तरीका रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और एक से एक बढ़कर आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला में एक से एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। चाहे देखिए कोई सा भी एक प्रश्न उठाकर हम देख लें, चाहे, ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले आपको एक काम करना है, प्रश्नों पर बढ़ चलेंगे, लेकिन इसके पहले आप एक काम करिएगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और जो भी भाई बहन देखे, जो भी भाई बहन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए कमेंट जरूर करते चलिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है और कह रहा है कि पगडालिया बांध, ठीक है, पगडालिया बांध कह रहा है कि परियोजना किस राज्य में स्थित है? पगलाडिया, ठीक है, चलिए बताइएगा इसके लिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, असम में है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में। चलिए, बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए कमेंट करिएगा सही आंसर क्या जाएगा। देखिए, पगलाडिया बांध की बात करते हैं हम भैया, तो जो पगलाडिया बांध है वो कहां पर है? असम राज्य में है। तो ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, डी के साथ में सही आंसर जाएगा। प्रश्न पूछता है भैया कि जो पगलाडिया बांध है वो किस नदी पर है, तो यह भी आपको याद रखना है, पगडालिया नदी पर है। किस नदी पर है भैया? पगडालिया नदी पर है। और कहां पर है? असम में है। ठीक है, चलिए देखिए, असम की हमने बात की है तो बहुत अच्छा प्रश्न असम से बनता है। प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते हैं असम राज्य से। देखिए, प्रश्न बनता है कि माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप कहां पर है? तो याद रखिएगा, माजुली नदी द्वीप कहां पर है? असम में है। कौन सी नदी पर है? तो यह भी आपको याद रखना है, सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और इसी की सहायक नदी है सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी। ठीक है, सुबनसिरी नदी। देखिए, जो माजुली नदी द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए, इसके अलावा जो पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर कहां पर है, ठीक है, इसके अलावा पूछता है कि अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो यह भी आपको नोट कर लेना है, असम में किया जाता है। ठीक है, चलिए, यदि आपसे पूछता है कि सबसे पहले, ठीक है, तेल का कुआं कहां पर पाया गया था, भारत की बात करता है, तो याद रखिएगा कहां पर? असम के डिगबोई में। ठीक है, मैं एक एक प्रश्न आपको कंप्लीट कराऊंगा और 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कराऊंगा, यह भी गारंटी है। ठीक है, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा आज का इस वीडियो का। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि फसल उत्सव नवन्ना कहां पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए, तो देखिए, नवन्ना एक फसल उत्सव है, कहां पर मनाया जाता है भैया? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है असम से, असम में पूछता है कि कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा बिहू महोत्सव मनाया जाता है, जो एक फसल महोत्सव है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल महोत्सव, जो एक फसल महोत्सव है। ठीक है, चलिए, ये कुछ देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके एग्जाम के लिए। झारखंड की बात कर लेता हूं। ठीक है, झारखंड में मनाया जाता है भैया सरहुल। ठीक है, सरहुल त्योहार मनाया जाता है, सरहुल त्योहार। इसके अलावा कर्मा पूजा त्योहार, कर्मा पूजा त्योहार,
जो सरहुल त्योहार है वेरी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है। सरहुल त्योहार वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसी प्रकार पोंगल भी इंपॉर्टेंट है, बिहू भी। चलिए छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, तो छत्तीसगढ़ में भैया मनाया जाता है, देखिए छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आदि महोत्सव, ठीक है, आदि महोत्सव। हरियाणा, हरियाणा की बात करते हैं, तो देखिए हरियाणा में मनाया जाता है, याद रखिएगा 2023 के अंतर्गत, याद रखिएगा करंट अफेयर्स से यहां से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां पर मनाया गया है, तो याद रखिएगा कहां पर मनाया गया भैया, हरियाणा में, ठीक है। इसके अलावा पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर मनाया गया भैया, याद रखिएगा हरियाणा में, ठीक है। देखिए आदि महोत्सव मनाया जाता है, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुआ है। जो आदि महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, और ठीक है कहां पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा देखिए दिल्ली में भी ये महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लेकिन जो आपका छत्तीसगढ़ का महोत्सव है, याद रखिएगा कौन सा है, पोला महोत्सव, पोला महोत्सव या लोक पर्व, ठीक है, लोक पर्व, ये 2023 में मनाया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स से भी आपसे प्रश्न बन सकता है। नवन्ना हमसे पूछा था भैया कहां पर मनाया गया है, पश्चिम बंगाल, एक के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर मोहम्मद शाह वंगस है, यहां पर क्या है, बंगस, वंशज नहीं है, ठीक है। वंगस ने किस स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया था, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, कन्नौज, और कह रहा है कि फर्रुखाबाद। ऑप्शन डी, ठीक है, सही आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ने, फर्रुखाबाद शहर में जो है भैया, ठीक है, यहां पर मोहम्मद शाह वंगस ने अपना राज्य स्थापित किया था। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए फर्रुखाबाद की बात करता हूं, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है। दूसरा पूछता है कि कंपिल मेला, कंपिल मेला या कंपिल महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा फर्रुखाबाद शहर में मनाया जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहां पर की गई थी, आगरा में, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके इस प्रश्न से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि किसके उपयोग की मांग, ठीक है, का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चलिए तो बताना है कि किस नियंत्रण का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चलिए तो देखिए क्रेडिट, किसका किया जाता है, क्रेडिट नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का पहला निजी बंदरगाह, निजी बंदरगाह समझ रहे होंगे आप, ठीक है, खुद का जो सार्वजनिक ना हो, ठीक है, सार्वजनिक प्रयोग के लिए ना हो, ठीक है, निजी के लिए हो, ठीक है, खुद के प्रयोग के लिए हो। तो देखिए कह रहा है कि भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपा पाव था। कौन सा था, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया प्रश्न है एसएससी के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन सा है भैया, पीपा वाव था। कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो देखिए जो पीपा वाव बंदरगाह है गुजरात राज्य के कहां पर है भैया, अमरेली में, ठीक है, अमरेली में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। पूछता है कि किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा निखिल गांधी के द्वारा, ठीक है, निखिल गांधी के द्वारा 1996 में की गई थी, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। भारत का पहला है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपा वाव है, ठीक है। देखिए इसके अलावा गुजरात में कांडला भी है, ठीक है, कांडला बंदरगाह भी है, इसको भी आपको याद रखना है, जिसका नाम देखिए वर्तमान में अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत चर्चित बंदरगाह है, वो इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछता है कि भारत में कुल बंदरगाह कितने हैं, तो देखिए 200 बंदरगाह लगभग छोटे हैं,
ठीक है, लेकिन आपको इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, पूछता है कि कुल बंदरगाह, देखिए तो 13 बड़े बंदरगाह है, ठीक है, 13 बड़े बंदरगाह हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 13 बड़े बंदरगाहों में बात करूं मैं कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, ठीक है, मुंबई का बंदरगाह। और सबसे छोटा यदि पूछता है तो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए छठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और छठवां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। देखिए महालेखा परीक्षक की बात करें तो इनसे संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जो वर्णन देखने को मिलता है किसके बारे में भैया, महालेखा परीक्षक के बारे में। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है, कह रहा है कि इनके कर्तव्यों और शक्तियों का, ठीक है, वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है या फिर किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है। तो जो आर्टिकल 149 है, ठीक है, 149, इसमें भैया महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। देखिए पूछता है कि भारत के पहले, ठीक है, भारत के पहले महालेखा परीक्षक कौन थे, तो याद रखिएगा बी नरहरि राव, नरहरि राव, ये भी याद रखना है आपको, अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए 165, आर्टिकल 165 की बात करें तो ये महाअधिवक्ता से संबंधित है, ठीक है, महाअधिवक्ता, जो महाअधिवक्ता कौन होता है, जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 165 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि अंडमान, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। चलिए तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, अराकान योमा, एक हिमालयी श्रृंखला है, ठीक है, क्या है, हिमालयी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो किसका है भैया, अराकान योमा का है, जो जलमग्न है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए जो अराकान योमा है, पूछता है कि किस देश में है, यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए म्यांमार हिमालय का भाग है, ठीक है, म्यांमार हिमालय का हिस्सा है अराकान योमा, ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, क्योंकि याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। आपको बताना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। चलिए तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का यदि आपसे समय पूछता है कि क्या रहा, तो याद रखिएगा 1985 से लेकर, ठीक है, 1990 तक का समय बोल सकते हैं कि जो राजीव गांधी का कार्यकाल रहा है, ठीक है, राजीव गांधी का कार्यकाल रहा है, ठीक है, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रहा है। और उद्देश्य हमसे पूछा है तो याद रखिएगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना, ये आपकी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें भैया, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा लागू की जा रही थी, तो योजना आयोग के द्वारा, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा, ठीक है। योजना आयोग का कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजना को लागू करना, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। जो योजना आयोग है वर्तमान में इसको भैया नीति आयोग में बदल दिया गया है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए गरीबी उन्मूलन, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है और पूछा गया है प्रश्न है। देखिए गरीबी उन्मूलन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो यह भी आपको याद रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया गया है। भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान, तो देखिए भारत और बांग्लादेश के मध्य ये एक समझौता का ही पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। किस कह रहा है कि राज्य में बनाया गया है, तो याद रखना है ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। कहां पर बनाया गया है,
त्रिपुरा में बनाया गया है। ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। चलिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? चलिए वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको सभी चीजें समझ में आ रही हों बाकायदा तो एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को। चलिए तो देखिए कलिंग युद्ध पूछ रहा है, तो कलिंग युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताइएगा, इसके लिए कमेंट करिएगा कि कलिंग युद्ध से संबंधित हमारा सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए कलिंग युद्ध की बात करें तो थोड़ा यहां पर हम डिटेल में यहां पर देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए तो देखिए कलिंग युद्ध पूछता है कि कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? याद रखिएगा कलिंग में, ठीक है। कलिंग में किसके मध्य में हुआ था? तो देखिए मौर्य वंश के, ठीक है, मौर्य वंश के सम्राट हुए भैया अशोक, ठीक है, अशोक महान, और कलिंग के राजा थे भैया, कौन? कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभन। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। पूछ सकता है आपसे कि किस किस के मध्य में हुआ था, तो सम्राट अशोक और कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभन के मध्य में, ठीक है, दोनों के मध्य में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो याद रखेगा कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन यहां पर डी, ठीक है, अशोक यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट करिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग, ठीक है, कलिंग का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? याद रखिएगा, ठीक है। तो अशोक का जो 13वां अभिलेख है, 13वां अभिलेख है, ठीक है, 13वें अभिलेख में, ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। तो यह भी आपको नोट कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 11वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, चलिए किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहा है, तो राष्ट्रपति की मैं चुनाव की बात करूं तो पहला यहां पर पॉइंट याद रखना है कि आर्टिकल 54, ठीक है, आर्टिकल 54 है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और आर्टिकल जो 54 है ये कहता है भैया कि राष्ट्रपति में 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। कितने? 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। कौन कौन? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पहला हो गया। दूसरा जो आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा निर्वाचक मंडल है भैया? तो दूसरा है राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो याद रखिएगा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ऑप्शन में सिर्फ 2 हैं, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और कह रहा है कि राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर जाएगा। लेकिन देखिए याद रखिएगा राज्य के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभाओं के, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, और याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए चुनाव किससे संबंधित है? आर्टिकल 54 से पूछता है कि दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन का संबंध किससे है? किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 57 में, ठीक है। चलिए पूछता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 61 में, ठीक है। मैं सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट कराता चल रहा हूं। चलिए 12वां प्रश्न, आपातकाल के दौरान कह रहा है कि किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? चलिए तो देखिए आपातकाल के समय, तो याद रखिएगा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि आपातकाल के समय पर, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जिसका स्वतः निलंबन हो जाता है? स्वतः निलंबन। तो तीनों पॉइंट यहां पर आपको नोट करना है। पहला जो आपको नोट करना है कि देखिए आर्टिकल 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है, ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है क्योंकि आर्टिकल 19, ठीक है, स्वतः निलंबित हो जाता है यदि भारत में आपातकाल लगता है तो, ठीक है, आपातकाल लगता है। दूसरा याद रखना है कि अनुच्छेद आर्टिकल 20
और आर्टिकल 21, ये दोनों आर्टिकल, ठीक है, दोनों आर्टिकल का निलंबन नहीं होता है आपातकाल के समय में, ठीक है। तीसरा जो यहां पर पॉइंट याद रखना है कि इसके अलावा जो भी आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 और 21 के अलावा राष्ट्रपति अपनी मर्जी के अनुसार इनको निलंबित कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। जो 20 है वो दोष सिद्धि से, किससे है, दोष सिद्धि से संबंधित है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 21 है इसका संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, ठीक है, स्वतंत्रता से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न है, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है। चलिए तो देखिए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूछता है कि कब शुरू किया गया था, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए तो यहां पर देखिए स्वदेशी की बात करूं मैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है। चलिए तो देखिए बंगाल विभाजन, सबसे पहले बात आती है। देखिए बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई को लिया जाता है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को, ठीक है, इसका निर्णय लिया जाता है। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल के टाउन हॉल से, ठीक है, बंगाल के कोलकाता टाउन हॉल से, ठीक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि कब किया गया था, तो 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल के कोलकाता के टाउन हॉल से इसको शुरुआत की होती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा देखिए 20 जुलाई को घोषणा की गई, 7 अगस्त को स्वदेशी अपनाओ आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है, और 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को फिर बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। ये तीनों डेट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को, ठीक है, और इसी के, ठीक है, इसी के विरोध में हमारा चलाया गया था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो देखिए जिस क्षेत्र से शुरू हुआ है सबसे ज्यादा प्रभाव वहीं पर देखने को मिलेगा ना, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर जाएगा, ठीक है, बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलिए तो देखिए उत्तर प्रदेश की यदि हमें मालूम चल जाए कि उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश है इसकी भारत में स्थिति क्या है, ठीक है, कहां पर है, कितने डिग्री पर है। तो देखिए भारत की मैं बात करूं, मान लीजिए यह है भारत आपका, तो भारत को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर भारत हो गया और दक्षिण भारत हो गया, ठीक है। जो उत्तर भारत में है आपकी, उत्तर में आपका ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो कर्क रेखा के ऊपर जा रहा है, और कर्क रेखा के ऊपर फिर इसके बाद में आर्कटिक रेखा आती है, ठीक है। तो आर्कटिक रेखा और जो आपकी कर्क रेखा है इसी के मध्य का जो एरिया कहलाता है शीतोष्ण कहलाता है। क्या होता है भैया, शीतोष्ण बोलते हैं इसको, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, और बी ऑप्शन कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो यही हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, ठीक है, हाँ बी के साथ में। यहां पर एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय नर्म किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है, बी नहीं होगा, डी इसका राइट आंसर जाएगा। क्योंकि देखिए कह रहा है कि किस प्रकार के, तो वन तो हमारे यहां सभी प्रकार के हैं, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ियां भी होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि आपसे वन पूछता है तो याद रखेगा शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, ठीक है, कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अभी बताया मैंने ये प्रश्न, तो कौन सी गुजरती है भैया, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत को 2 भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करती है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखेगा
8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरात हो गया, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, और भैया कौन सा हो गया, त्रिपुरा, ठीक है। ये 8 राज्य हो गए। चलिए 16वां प्रश्न है, कह रहा है कि निजी क्षेत्र का संतोष मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में है। चलिए निजी क्षेत्र का कह रहा है। चलिए तो देखिए कहां पर है, गाजियाबाद में। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। लखनऊ का भी एक याद रखेगा मेडिकल कॉलेज आपको याद रखना है, पूछता है कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहां पर है भैया, तो लखनऊ में है, ठीक है। मेरठ में है चौधरी चरण सिंह, ठीक है, विश्वविद्यालय, ठीक है, कहां पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है। अवसादी चट्टान जिसको हम द्वितीयक चट्टान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जीवाश्म चट्टान के नाम से भी जानते हैं। ये आपसे अन्य नाम बदल बदल कर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए तो देखिए अवसादी चट्टान का प्रकार नहीं है तो कौन सा है भैया, डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा। ग्रेनाइट, वेसाल्ट और ड्यूनाइट, ये तीनों किसके हैं भैया, अग्नेय चट्टान के उदाहरण, ठीक है, अग्नेय चट्टान के उदाहरण है, ठीक है, जिसको हम प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जानते हैं। मृत्तिका हो गया, सेल हो गया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, डोलोमाइट, ये सभी आपके द्वितीयक चट्टान या फिर अवसादी चट्टान के उदाहरण है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए 18वां प्रश्न, कालबेलिया, वेरी इंपोर्टेंट, कह रहा है कि कालबेलिया नृत्य भारतीय राज्य का, बताना कि किस भारतीय राज्य, भारत के कौन से राज्य का लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य। चलिए तो एक एक को देख लेते हैं। बिहार, जाट जाटन, ठीक है, इसके अलावा सोहर खिलौना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोहर खिलौना, जाटन सोहर खिलौना हो गया, ठीक है, ये किसके हैं, बिहार राज्य के हैं, ठीक है, विदेशिया भी बिहार राज्य का है। उड़ीसा की बात करते हैं तो देखिए एक शास्त्रीय नृत्य भी है उड़ीसा का, उड़ीसी है, ठीक है। इसके अलावा छऊ नृत्य, ये भी कहां का है भैया, उड़ीसा राज्य का है। पश्चिम बंगाल का, तो भैया पश्चिम बंगाल का है गंभीरा नृत्य पूछता है तो कहां का है, पश्चिम बंगाल का। कालबेलिया नृत्य, सपेरा नृत्य, ठीक है, एक ही नाम है, दोनों कहां के हैं, राजस्थान के हैं, ठीक है, जो सपेरों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ऑप्शन यहां पर डी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए 19वां प्रश्न है, कह रहा है कि तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा, इसके लिए कमेंट करिए। 19वां प्रश्न कह रहा है, देखिए तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना की बात करूं, पूछता है कि किस नदी पर है, तो देखिए याद रखिएगा, एक मिनट, किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है, ठीक है, किस नदी पर है, झेलम नदी पर है। तो यह भी आपको याद रखना है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन यहां पर ए के साथ में राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए झेलम नदी पूछता है किसकी सहायक नदी है, तो देखिए चिनाव की, ठीक है, चिनाव नदी की सहायक नदी है झेलम है। और झेलम नदी के तट पर ही क्या है भैया, श्रीनगर शहर बसा हुआ है। यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न आपके सामने, कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड, तो देखिए पहले झारखंड हो गया, देखिए उड़ीसा हो गया और बिहार, ये किसका हिस्सा हुआ करता था, बंगाल का। 1905 में मैंने अभी आपको बताया कि 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा 1912 में, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार को, ठीक है, बिहार को अलग कर दिया गया था बंगाल से, ठीक है, अलग हो गया था। और इसी से फिर उड़ीसा बना और झारखंड। तो हमसे कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है, तो देखिए 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से, ठीक है, झारखंड को अलग किया गया था, ठीक है। तो
तो ये भी आपको याद रखना है कि पूछ सकता है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट। देखिए हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग और वर्गीस कुरियन। और डी ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन देखिए दूध, ठीक है, बोल सकते हैं दूध क्रांति या फिर श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, कौन थे? वर्गीस कुरियन, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछता है तो कौन थे भैया? नॉर्मन बोरलॉग। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ये आपको नोट कर लेना है। तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा। देखिए हाल ही में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है, ठीक है। पूछ सकता है किस उम्र में हुआ है, तो 94, ठीक है, इनकी उम्र हो चुकी थी, 94 साल में इनका निधन हो गया है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए 22वां प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1885 ईस्वी में बंबई में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गंगा प्रसाद वर्मा थे, जानकीनाथ घोषाल थे, लाला बैजनाथ, रामकली चौधरी, प्राणनाथ पंडित, बाबू जमुना दास, ठीक है, बाबू शिव प्रसाद चौधरी और मुंशी ज्वाला प्रसाद। डी जाएगा, ठीक है। जो 1885 का सम्मेलन हुआ था, बंबई में हुआ था, पहला सम्मेलन था, ठीक है, कांग्रेस का। और इसके अध्यक्ष यदि पूछता है तो याद रखेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 23वां, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से महिलाएं शामिल थीं। यूपी पुलिस 2019 में जो सेकंड शिफ्ट का पेपर रहा है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, तो यह भी आपको याद रखना है, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो देखिए कह रहा है कि 24 जनवरी को 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से महिलाओं की संख्या बताना है। तो भैया कितनी थी? 15 थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, सी के साथ में सही आंसर जाएगा हमारा। तो 15 यहां पर देखिए एक बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, पूछा जाता है कि देखिए जो महिलाओं की संख्या थी 15 थी, ठीक है, तो इनमें से मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल, ठीक है, जो एकमात्र महिला थी, ठीक है, 15 महिलाओं में जो मुस्लिम थी, इसको भी आपको याद रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है? बताइए। केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन डी के साथ में राइट आंसर आ जाएगा। देखिए सर्वाधिक वन तो किस में है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ वर्तमान में बात करूं तो 2023 में जो गणना हुई है, जनगणना नहीं, गणना हुई है, ठीक है, बाघों की, जिसमें 785 इनकी संख्या पाएगी। दूसरा स्थान रखता है कर्नाटक बाघों के मामले में, ठीक है, कर्नाटक। तो यह भी आपको याद रखना है, 785 संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर्वाधिक वन है, भारत का हृदय कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश को, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला बैंक बताइएगा। तो देखिए भारत का पहला बैंक, तो पहले बैंक की बात करें भैया तो पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में, ठीक है, एलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इसको खोला गया था। और लगभग देखिए कुछ ही वर्षों में यह बैंक क्या है? बंद कर दिया गया था। याद रखिएगा कब किया गया था? 1770 में। भारत का पहला बैंक है। इसके बाद में देखिए 3 हमारी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे, तीनों जगह पर। तो देखिए बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में खोला गया, ठीक है, कहां पर? बंगाल में, ठीक है, जिसको हम कलकत्ता बैंक के नाम से भी जानते थे या बंगाल बैंक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में बना 1840 में खोला गया बॉम्बे बैंक, ठीक है।
इसके बाद में 1843 में मद्रास में खुला, और फिर तीनों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया, ठीक है। 1921 में एक बैंक बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम वर्तमान में भैया एसबीआई के नाम से भी जानते हैं, एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इंपीरियल बैंक पूछ सकता है 1921 में, ठीक है। स्टेट बैंक पूछ सकता है कि इसका गठन कब बनाया गया था, तो इंपीरियल बैंक को ही फिर स्टेट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था 1935 में, ठीक है, 1955 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 26वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न वनों में से किसे धरती ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वर्षावन, टैगा, टुंड्रा और उत्तरी पूर्वी भारत के वर्षावन। चलिए तो देखिए, अमेजन वर्षावन, ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर ए के साथ में राइट आंसर जाएगा। कहां पर है ये भी आपको याद रख लेना है, तो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। पूछता है कि कितने देशों में है, कितने देशों में फैला हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है 9 देशों में, ठीक है। जो अमेजन का बेसन है, जो अमेजन नदी का बेसन है, इसी में ये फैला हुआ है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। जैव विविधता से संपन्न है क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? किसने की थी बताइएगा? खुदीराम बोस, शिवराम गुरु और अशफाकुल्ला खां और यतेंद्रनाथ दास के द्वारा। तो देखिए, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, ठीक है। ये गोरखपुर से लखनऊ ये ट्रेन जा रही थी, ठीक है, इनके द्वारा काकोरी, एक गांव पड़ता है लखनऊ के पास में, काकोरी गांव, वहीं पर ये खजाने से भरी हुई ट्रेन थी जिसको लूट लिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कब, ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी, ठीक है। कहां पर हुई थी? लखनऊ के पास में पड़ता है काकोरी गांव, ठीक है, वहां पर ये घटना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तुरंत मैसेज की सुविधा नहीं है? याहू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, गूगल क्रोम और कह रहा है कि गूगल हैंगआउट। चलिए तो देखिए, गूगल क्रोम मैसेज के लिए ये सुविधा नहीं है, तो ऑप्शन यहां पर सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 29वां प्रश्न है, कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेल्थ ऑफ नेशन, तो देखिए एडम्स स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? एडम्स स्मिथ के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भैया? एडम्स स्मिथ को कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। चलिए एक मिनट, चलिए तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन हमारा डी यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार दिया गया था एल्बर्ट आइंस्टीन को। चलिए ये साइंस के प्रश्न है हमारे दोस्तों। चलिए 31वां प्रश्न, बिडाल टेस्ट, इंपोर्टेंट। बिडाल टेस्ट कह रहा है कि निम्न की जांच हेतु प्रयुक्त होता है। अमोनिया की जांच के लिए किया जाता है, मलेरिया, टाइफाइड और फाइलेरियसिस। चलिए तो देखिए, किसकी जांच के लिए? टाइफाइड की जांच के लिए, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। जो विडाल टेस्ट है टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। पूछता है कि जो टाइफाइड ज्वर है, ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो ये भी आपको याद रख लेना है कि जो भी व्यक्ति दूषित जल या फिर दूषित भोजन करता है, ठीक है, उसी के द्वारा होता है। और ये भी आपको याद रख लेना है कि किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न 32, पशुओं में टैगिंग के लिए उनके शरीर का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? टैगिंग के लिए, टैगिंग जानते हैं ना? देखिए, जो टैगिंग है एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि पशुओं का आधार कार्ड है, ठीक है, पशुओं का पूछ सकता है ये प्रश्न, याद रखिएगा। आपने एक
चिप टाइप का देखा होगा, थोड़ा सा ये बड़ा सा होता है, कान में लगा होता है, पीले पीला, पशुओं का, ठीक है, कान में लगा होता है, ठीक है, जो पशु होते हैं, चाहे देखिए भैंस हो गाय हो, कान में ये टैगिंग की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पशुओं का एक प्रकार से देखिए इसमें नंबर लिखा होता है और इससे उस पशु के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न, आमिर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? चलिए बताइएगा। देखिए इंपोर्टेंट है और ये यूपी पुलिस में पुलिस कांस्टेबल 2019 सेकंड शिफ्ट में ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइएगा, कह रहा है कि किस भाषा में है ये, तो किस भाषा में है भैया? ब्रज भाषा में है। ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा, ठीक। आमिर खुसरो, पहले बात तो याद रखना है कि जन्म पूछा जाता है, ठीक है, कि कहां पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा में जनक हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि किसके समकालीन थे आमिर खुसरो, तो यह भी आपको याद रखना है, बलवन, ठीक है, बलवन अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, खिलजी के समकालीन रहे हैं, ठीक है, बलवन भी के समकालीन थे और खिलजी के, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। आमिर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है, तो गलत आंसर नहीं लगाना है आपको। आप ये मत सोचिएगा कि जो कविता लिखी है छाप तिलक सब छीनी, आप सोच सकते हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि खड़ी बोली में लिखी गई है, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 34वां प्रश्न, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत को वर्ष 1937 में क्या नाम दिया गया था? चलिए तो देखिए संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत नाम दिया गया था, तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वसा विलेय विटामिन कौन सा है? चलिए तो वसा में विलेय विटामिन और जो आपको देखना है जल में विलेय विटामिन, चलिए दोनों को नोट कर लीजिएगा। तो वसा में विलेय के लिए है अडेक, क्या है? अडेक, ADE की। अटैक किसके कारण होता है भैया? जो ज्यादा वसा लेते हैं ना, जो ज्यादा फैट खाते हैं, जो ज्यादा ऑयली भोजन करते हैं, उन्हीं को आता है अटैक। ठीक बता रहा हूं, इससे याद रखिएगा, ठीक है। जो अटैक आता है किसको आता है? अरे जो ज्यादा ऑयली भोजन करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो धमनियां वगैरह होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और उसी के कारण फिर अटैक आता है। तो याद रखिएगा वसा, ठीक है, वसा से संबंधित है अटैक, अटैक अटैक, ठीक है। तो अटैक याद रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ठीक है, ये है वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी और बी है यहां पर जल में घुलनशील विटामिन। चलिए 36, चलिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? चलिए तो कह रहा है चुंगी कर को, संपत्ति कर को, आयकर और स्टाम्प शुल्क। तो ऑप्शन ए, ठीक है, चुंगी कर को सम्मिलित किया गया था। भारत में पूछता है भैया जीएसटी कब लागू किया गया? तो जीएसटी देखिए 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। पूछता है कि किस मॉडल पर आधारित है? तो यह भी आपको याद रखना है कनाडा मॉडल पर, ठीक है, जो भारत में जीएसटी है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। पूछता है कि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश, तो सबसे पहले लागू किया गया था फ्रांस में, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। मॉडल किस पर है आधारित? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित भारत का जीएसटी, ठीक है। पूछता है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह भी आपको याद रखना है असम में, ठीक है, असम में लागू किया गया था जीएसटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 37वां प्रश्न है, कह रहा है कि सामान्यतः पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? देखिए तो देखिए अमोनिया को जब ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है, जीवाणु के द्वारा ऑक्सीकृत करके क्या बनाया जाता है? नाइट्राइड में बदल दिया जाता है, नाइट्राइड। चलिए मैं सूत्र के माध्यम से बताता हूं, ठीक है, क्योंकि देखिए सूत्र पूछ लेगा NO2 और फिर इसके बाद में नाइट्राइड को
नाइट्रेट में बदला जाता है, ठीक है, नाइट्रेट में, ठीक है, NO3। तो जो पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है, ठीक है, पौधों के द्वारा नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन को लिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन यहां पर ए हमारा सही आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए नाइट्रिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया को ऑक्सीकृत करते हैं जीवाणु नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। फिर बनता है नाइट्राइट NO2, ये भी सूत्र भी याद रखेगा। और इसके बाद में, ठीक है, जीवाणु एजोटोबैक्टर, ठीक है, किसमें बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, और यही पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो नाइट्राइट में नहीं होना आपको कंफ्यूज, ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर होगा। चलिए, 39वां प्रश्न है, कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन, तो देखिए इंसुलिन की यदि मैं कमी की बात करूं तो कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे सर कौन सा होता है, डायबिटीज। और प्रकार भी याद रखिएगा, दो प्रकार की डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिडेंस, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, मेलाइटिस होता है, ठीक है, यह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक है। देखिए अग्न्याशय की बात करें तो देखिए अग्न्याशय में कम से कम 10 लाख सेल्स होती हैं लैंगरहैंस की, ठीक है। इन सेल्स को बोलते हैं लैंगरहैंस के द्वीप, लैंगरहैंस लिखना है, ठीक है, लैंगरहैंस के द्वीप। और इन्हीं में होती हैं अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं। जो अल्फा होती हैं इसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन्स, बीटा के द्वारा इंसुलिन, और गामा के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स रिलीज किया जाता है। तो हमारा यहां पर अग्न्याशय बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न है, कह रहा है कि एक्स एक नरम तत्व है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है, वह पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। कह रहा है कि एक्स को पहचानिए, बताइएगा भैया कौन सा तत्व होगा। तो देखिए कौन सा होगा, सोडियम, ठीक है, सोडियम होगा, ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। सोडियम को जब भी हम क्या है खुले में छोड़ देते हैं या फिर पानी में के संपर्क में आता है तो रिएक्ट कर जाता है और आग पकड़ लेता है। इसी कारण से सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, किसमें, केरोसिन ऑयल में, जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, ठीक है, मिट्टी का तेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 41वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, सतलज नदी पर। पूछता है कि कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, राजस्थान हो गया, ठीक है, हिमाचल हो गया, और गुजरात हो गया, हरियाणा, ठीक है, ये राज्य हैं, ठीक है, पंजाब हो गया, ये इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है, ठीक है। चलिए 42वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, कक्षीय, ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री हम मानते हैं, ठीक है। तो 25 डिग्री पर कह रहा है कि कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। चलिए कमेंट करिए, इसके लिए आप करिए कमेंट। तो देखिए द्रव अवस्था में रहता है वह भैया ब्रोमीन, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। देखिए ब्रोमीन याद रखिएगा, अधातु पूछा है हमसे, तो बहुत से बच्चे पारा लगा रहे होंगे। तो पारा क्या है, एक धातु है जो द्रव अवस्था में होती है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन हमने जो प्रश्न रखा है एक अधातु, तो अधातु क्या होगा यहां पर, ब्रोमीन होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए भारत की कह रहा है कि रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है। तो रॉकेट वुमेन कहा जाता है ऋतु कारीधाल श्रीवास्तव को, ऋतु कारीधाल श्रीवास्तव को कहा जाता है, ठीक है, रॉकेट वुमेन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की लखनऊ की रहने वाली हैं, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसरो की पूछा जाता है, ठीक है, इसरो की जो मंगलयान की देखिए उप संचालक निदेशक भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा ऋतु कारीधाल श्रीवास्तव को, ठीक है, रॉकेट वुमेन। 44वां प्रश्न कह रहा है कि जैविक पदार्थ का केंचुओं
केंचुओं की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है? कृमि कंपोस्टिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? कृमि कंपोस्टिंग कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए 45वां प्रश्न है, कह रहा है कि चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचयित होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न कंप्लीट 45 प्रश्नों के साथ में देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहे होंगे जो आपके एग्जाम के लिए मैंने महत्वपूर्ण बताए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कर दीजिएगा इसके लिए, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बस इसी में मेरी खुशी है। ठीक है, एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें जो भी दोस्त, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर दें। और यदि अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रतिदिन 4 बजे, ठीक है, प्रतिदिन, रात की बात नहीं कर रहा हूं, दिन की बात कर रहा हूं, 4 PM पर, ठीक है, प्रतिदिन आपको वीडियो मिल जाएगा। जीके और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ क्लास चैनल पर चलती है। ठीक है, जो भी आपको समस्याएं हैं आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।